नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और जवाब तो देना होगा मैं आज सवाल केजरीवाल और उनके साथी विधायकों से। और सवाल क्या है वो आपको बताएं, उससे पहले ये बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने एक ईवीएम, जो वो कहां से लाए हमें नहीं पता, उस ईवीएम के जरिए ये डेमो दिया है कि ईवीएम हैक कैसे किया जा सकता है, यानी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कैसे हो सकती है, कैसे वोट एक पार्टी को पड़े लेकिन मशीन में वोट दूसरी पार्टी को जाए। हालांकि सौरभ भारद्वाज के डेमो को देखकर किसी भी सामान्य दर्शक के मन में कई सवाल उठेंगे कि जो वो कह रहे हैं और जो सच्चाई है उसमें अंतर क्यों हो सकता है। लेकिन विधानसभा में मौजूद किसी आप विधायक के मन में कोई सवाल नहीं उठा। सबने मेज थपथपाकर ताली बजाई और मान लिया कि सब सही है। हाँ, किसी ने केजरीवाल से यह सवाल भी नहीं पूछा कि 2 करोड़ लिए थे या नहीं। खैर, उस मसले पर अभी नहीं जाते हैं। पहले आपको सौरभ भारद्वाज का वो डेमो दिखाते हैं जो उन्होंने दिल्ली विधानसभा के अंदर दिया और फिर उस पर उठ रहे सवाल आपके सामने रखेंगे। पहले डेमो देखिए। मैं आप लोगों के सामने एक मशीन लाया हूं जो हूबहू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम मशीन की तरह है, उसी ईवीएम मशीन की तरह है, उसी मशीन की तरह है जिसके बटन दबाने के बाद हम इस हिंदुस्तान का मुकद्दर चुनते हैं। इस मशीन के अंदर टेक्नोलॉजी वाइज मैं आपको बताना चाहूं कि 2 यूनिट्स होती हैं। एक ये जो यूनिट है ये मैं आपको सबको बताता हूं, ये कंट्रोल यूनिट होती है। कंट्रोल यूनिट के अंदर वोट इकट्ठे किए जाते हैं। जो दूसरी यूनिट होती है इसको बैलेट यूनिट कहा जाता है। बहुत सारे लोगों ने इस बैलेट यूनिट को देखा होगा। हम जब वोट डालने जाते हैं तो जिस पार्टी को हम वोट डालना चाहते हैं उस पार्टी के सामने वाला हम बटन दबाते हैं और वोटर को दिल में ऐसा यकीन होता है कि मेरी वोट उस पार्टी को चली गई। ये जो यूनिट होती है कंट्रोल यूनिट, अगर आप वोट डालने कभी भी जाएंगे तो ये वाली यूनिट हमेशा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है। मतलब जो अफसर वोट डलवाता है उसके पास होती है, करीब 5 मीटर दूर, यानी वहां पे रखी होती है। और ये वाली जो यूनिट होती है ये गत्ते के डब्बे के अंदर रखी होती है जहां पे वोटर जाता है और बिना किसी को दिखाए कोई बटन दबाता है और वोट इस मशीन के अंदर यहां दर्ज हो जाती है। तो आप लोगों को दिखाने के लिए इस मशीन को हम ऑन करेंगे। ये मशीन मैंने ऑन की, आप इसका डिस्प्ले पे थोड़ा आपके यहां से। अब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है ये बटन दबाता है और इसका मतलब ये मशीन वोट डालने के लिए तैयार है। जो पहला वोटर आया उसने झाड़ू पे बटन दबाया, आम आदमी पार्टी की 1 वोट हो गई। दूसरा वोटर आया उसने हाथी के आगे बटन दबाया, हाथी के आगे वाला लाल बटन दबा, मशीन में आवाज आई, वोटर को लगा मेरा वोट जो है वो हाथी पे चला गया। चौथा वोटर आया उसने हाथ पे बटन दबाया। 5वां वोटर आया उसने साइकिल पे बटन दबाया। आप लोगों के सामने मैंने 5 पार्टियों को 1-1 वोट दिए। अब आप वहां पे देखिएगा, इसमें कैंडिडेट वाइज आएगा कि पहले कैंडिडेट को कितने, दूसरे को कितने, तीसरे को कितने। अब मैंने रिजल्ट दबाया, कैंडिडेट 7 को 0 वोट, कैंडिडेट 8 को 0 वोट, कैंडिडेट 9 को 0 वोट, कैंडिडेट 10 को 0 वोट, 0 वोट, कैंडिडेट 12 को 0 वोट, कैंडिडेट 13 को 0 वोट, कैंडिडेट 14 को वोट, 15 को 0 एंड। और अब मैं इस मशीन को दोबारा से खाली कर दूंगा। अब देखते हैं कि असली में जब 8 बजे वोटिंग शुरू होती है तब क्या होता है। अब मैं इस मशीन को एक बार रीसेट कर दूंगा और अब सुबह के 8 बज गए, असली वाली पोलिंग शुरू हो गई है जिसके अंदर असली वोटर अब मशीन के पास आएगा और अपनी वोट डालेगा। तो आमतौर पे ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो और समझने में आसानी हो तो हम ये मान लेते हैं कि पहला वोटर आया और उसने ज्यादातर जैसा होता है उसने झाड़ू पे बटन दबाया, तो ये 1 वोट झाड़ू पे पड़ गया, दूसरा वोट हाथी पे चला गया।
अब ऐसे ही चुनाव के अंदर 10 बज गए, माहौल चुनाव का गर्म हो गया और 10 बजे के आसपास ही बीजेपी का एक कार्यकर्ता वोटर बनके रूम के अंदर आया। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि आप वोट डाल लीजिए। अब देखिए वो सवाल जिसके बारे में हर बार चर्चा होती है कि जी मशीन तो सुबह ठीक थी, किसी ने मशीन खोली नहीं, किसी ने मशीन के साथ छेड़छाड़ नहीं की, 15 अफसर बैठे हुए थे जी, पुलिस वाले थे, कैसे मशीन के अंदर गड़बड़ हो गई? यही सवाल होता है ना। जवाब यह है कि उस दिन जिस वक्त वोटिंग चल रही है उसी वक्त आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इन 5 लोगों में से किसको जिताना है। तो सौरभ भारद्वाज ये डेमो दे रहे थे और उन्होंने कहा कि कुछ वक्त के बाद 10 बजे के बाद या 11 बजे के बाद जब पार्टी तय कर ले जिसने टैंपरिंग की है, एक आदमी भेजेगा और वो जाके अंदर कोड डाल देगा और उसके बाद सारे वोट एक पार्टी को पड़ने लग जाएंगे। अब कुछ सवाल हम उठा रहे हैं इस डेमो में, जो बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से रखी गई उस पर सवाल। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि ईवीएम में टैंपरिंग कोड डालकर की जाएगी। इंडिया न्यूज का सवाल है कि ईवीएम में टैंपरिंग कोड डालेगा कौन? एक ईवीएम तो चुनाव में इस्तेमाल नहीं होता, हजारों की संख्या में होते हैं। उन हजारों ईवीएम में कोड कौन डालेगा? कौन है जो ये काम कर रहा है? आम आदमी पार्टी का दूसरा दावा, हर ईवीएम का मदरबोर्ड बदल दिया गया, हर ईवीएम का। अब हम ये पूछ रहे हैं कि हर चुनाव में, मान लीजिए यूपी में चुनाव हो रहे हैं 400 से ज्यादा सीटों पर, हजारों की संख्या में ईवीएम है, सबके मदरबोर्ड चेंज हो गए हर विधानसभा में। तीसरा सवाल, ईवीएम को खोला जाता है, ये आम आदमी पार्टी का दावा। इंडिया न्यूज सवाल पूछ रहा है कि सील ईवीएम को कैसे खोला जा सकता है? जहां ईवीएम रखे जाते हैं सारे ईवीएम सील होते हैं, तो क्या उसके पहले चुनाव आयोग ने कोड डलवा दिया, मदरबोर्ड चेंज करा दिए, या उसके बाद सील तोड़कर फिर सील लगा दिया गया? क्या हुआ? आम आदमी पार्टी का दावा है मदरबोर्ड में छेड़छाड़ हुई। आम आदमी पार्टी के ईवीएम, इलेक्शन कमीशन के ईवीएम का मदरबोर्ड एक कैसे है? क्योंकि आप ये ध्यान रखिए कि जो ईवीएम इलेक्शन कमीशन यूज करता है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बैंगलोर और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद में बनते हैं। आप कहां से पता नहीं कौन सा ईवीएम लाए हैं, उसमें वही मदरबोर्ड है या नहीं, ये कैसे पता? पोलिंग बूथ पर ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है, आम आदमी पार्टी का दावा है। अब हर पोलिंग बूथ पर ईवीएम से छेड़छाड़ करने के लिए इतने सारे लोग कहां से आएंगे? आम आदमी पार्टी के अंदर केजरीवाल ने कितने पैसे लिए, नहीं लिए, ये बात एक आदमी के मन में नहीं रही। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग जाकर छेड़छाड़ कर देंगे और कभी बात ही बाहर नहीं आई। कोड डिलीट किया गया, ये आम आदमी पार्टी का दावा है। चुनाव के बाद ईवीएम में डला कोड डिलीट कैसे हुआ? क्या चुनाव आयोग ने उसको डिलीट कर दिया? ये भी सवाल है, क्योंकि वही ईवीएम घूम फिर के दूसरी जगह इस्तेमाल होते हैं। सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि 90 सेकंड में मदरबोर्ड बदल सकते हैं। अब इंडिया न्यूज सवाल कर रहा है कि क्या 90 सेकंड में ईवीएम का मदरबोर्ड बदलना संभव है? ये कुछ सवाल हैं जो हम रख रहे हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पवन दुग्गल हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ तेजिंदर पाल बग्गा, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े रहे हैं, दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता, और हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत भी हैं। पवन जी, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो दावे आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं, क्या ये संभव है कि एक ईवीएम का मदरबोर्ड 90 सेकंड में बदल दिया जाए? और मदरबोर्ड बदलना कितना आसान या मुश्किल हो सकता है? देखिए, किसी भी सिस्टम का मदरबोर्ड बदलना थोड़ा समय तो लेता है। अब अगर ये दावा किया जा रहा है कि तमाम सारे ईवीएम्स के तमाम सारे हार्ड मदरबोर्ड्स को बदला गया है, तो इस पर बात तो सिर्फ तफ्तीश ही बता पाएगी, लेकिन टेक्निकली इसको शायद संभव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टिपिकली एक ईवीएम को ले लीजिए, बाय द टाइम आप इसको खोलेंगे, आप मदरबोर्ड को निकालेंगे, ईवीएम को वापस बंद कर देंगे, ये तमाम सारी प्रक्रिया 90 सेकंड में होना नॉर्मली बहुत मुश्किल होता है। ये तब हो सकता है कि आप लाइव, ठीक है, मान लीजिए 90 सेकंड में ना हो, 2 मिनट में हो जाए, लेकिन अगर इस तरह का दावा हो रहा है, सर मदरबोर्ड को समझें अगर थोड़ा दर्शक के लिहाज से, कि सबके पास एक मोबाइल तो होता है। अगर इसको समझें इस लिहाज से, हर मोबाइल में भी एक मदरबोर्ड होता है जिसमें प्रोग्रामिंग की होती है कि मोबाइल कैसे चलेगा। क्या यह संभव है कि हर ईवीएम के लिए हर मदरबोर्ड में एक अलग से प्रोग्राम किया जाए कि उसमें एक इतना कोड पड़ेगा तो वोट इस पार्टी को जाएगा? क्या यह बहुत ही टीडियस काम है और करना संभव है या नहीं? देखिए, टेक्निकली देखा जाए तो हर ईवीएम एक कंप्यूटर है, क्योंकि वो कंप्यूटर की परिभाषा में आता है। जिस तरीके से भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून धारा 2 में कंप्यूटर की परिभाषा देता है, और अगर आप कंप्यूटर हैं तो
तो आप हैक हो सकते हैं। दुनिया में आज तक कोई ऐसा कंप्यूटर पैदा नहीं हुआ जो हैक नहीं किया जा सकता। हाँ, हैकिंग में कितना समय लगेगा, कितना उसमें डिटेल लगेंगे, इस पर वाद विवाद हो सकता है। तो ये कहना कि अगर ईवीएम है तो हैक ही नहीं हो सकता, ये भी कुछ बात है, ये सामंजस्य स्थापित नहीं करती जो वर्तमान रियलिटी है। अगर इस तरह की बातें सामने आ रही हैं तो आवश्यकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में स्वयं एक सर्विस प्रोवाइडर, एक इंटरमीडियरी बन गई है, उसके ऊपर दायित्व बनता है कि एटलीस्ट इस तमाम सारी बातों को टेक्निकल दौर से देखा जाए। मैं मेहमानों के पास भी जाऊंगा और हमारे दो सहयोगी भी हमारे साथ है। पवन जी, इतना तो साफ है कि मदरबोर्ड अगर है तो उससे छेड़छाड़ हो सकती है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर कि हर ईवीएम का मदरबोर्ड बदल दिया जाए, उसको प्रोग्राम कर दिया जाए, और वो भी तब जब वो ईवीएम सील रहती हो, तो ये क्या संभव है? राणा जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले पुलकित एक बात बताइए, क्या सौरभ भारद्वाज ने विधानसभा के अंदर ये बताया कि ये ईवीएम वो लाए कहां से? क्या वो वैसा ही ईवीएम है जो इलेक्शन कमीशन यूज करता है? बिल्कुल नहीं, इसका कोई जिक्र नहीं किया, बस उन्होंने ये बताया कि टेम्परिंग होती कैसे है। और ये बड़ा सवाल था, तमाम लोग यही जानना चाहते थे कि आखिर ये जो मशीन वो विधानसभा में लेकर बैठे हैं, वो क्या ईवीएम मशीन है? क्या वही ईवीएम मशीन है जिससे वोटिंग में इस्तेमाल किया जाता है? और अगर हाँ, तो वो कहां से इसे लेकर आए और कैसे इस पर विश्वास किया जाए कि भाई इसी से वोटिंग हुई जिसमें एक पार्टी जीत गई और आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि दूसरे दल हार गए? तो इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। और अब विधानसभा खत्म होगी, सौरभ भारद्वाज बाहर निकलेंगे तो कोशिश यही होगी उनसे जानने की, पता कीजिएगा जरा ये ईवीएम वो लाए कहां से हैं और क्या ये वैसा ही ईवीएम है जो इलेक्शन कमीशन यूज करता है या नहीं। राणा जी, एक बात बताइए कि जो ईवीएम का शुरू होता है सफर इलेक्शन कमीशन से निकलने और पोलिंग बूथ तक पहुंचने तक, क्या उस बीच ये संभव है कि हर ईवीएम का मदरबोर्ड बदल दिया जाए? दर्शकों के लिए थोड़ी ये जानकारी दीजिए। सुशांत, पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा, जब कभी राजनीति में कोई ऐसी बड़ी घटना हो, कोई बड़ा बयान हो, कोई बड़ा विवाद हो, तो ये समझना जरूरी है कि ये कब हुआ। जब आप सोचें कब हुआ तो आपको ये समझना पड़ता है कि क्यों हुआ। इलेक्शन कमीशन के सामने हाल में जो 4 राज्यों में चुनाव हुए तो 16 पार्टियां पहुंची शिकायत लेकर के कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हमको लग रही है। चुनाव आयोग ने दावा किया कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, आप टैंपर करके दिखाओ, उसने चुनौती दी। लेकिन चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो चुनाव आयोग ने सभी दलों को कहा कि आप आइए। 12 मई को सभी दलों को चुनाव आयोग ने बुलाया है, हर दल से 2 नुमाइंदे, 7 राष्ट्रीय पार्टियां, 48 जो क्षेत्रीय पार्टियां होते हैं, कुल 55 दलों को बुलाया है। 12 मई को आपको जाना है, 12 मई को आपके सामने प्रेजेंटेशन होगा, डेमो दिया जाएगा, आप टैंपर करके दिखाइए, चुनाव आयोग की चुनौती है। अगली बात, चुनाव आयोग ने यह कहा कि इसके बाद जब भी चुनाव होंगे, यानी 12 मई 2017 के बाद जब भी कोई चुनाव होगा तो वो वीवीपैट के जरिए होगा। यानी कि जब आप वोट डालेंगे तो एक पर्ची निकलेगी, पर्ची बताएगी कि आपने किसको वोट दिया है, पर्ची जो डब्बे में जाके गिर जाएगी। ठीक बात। यानी कि जो हिमाचल और गुजरात के चुनाव होंगे हाल ही में, उन चुनाव में वीवीपैट के जरिए चुनाव होगा। यानी कि ना तो अपना कोई कल चुनाव होने जा रहा है जिसको लेकर के आप परेशान हैं, और न ही इसके बाद कोई चुनाव होगा जो वीवीपैट के बगैर होगा, यानी कि फुल प्रूफ चुनाव होगा। फिर इतनी जल्दी क्यों? आप विधानसभा में आ गए, विधानसभा के भीतर कोई भी इस तरह का बयान आप देते हैं तो आप कानून के दायरे से बचे रह सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपके ऊपर एक संगीन इल्जाम आपके एक साथी मंत्री ने लगाया है, पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि आप और उस पर किसी ने केजरीवाल से सवाल नहीं पूछा, विधायकों ने, सबने थपथपाकर मेज जो है ये अप्रूवल दे दिया कि जो डेमो है वो सही है। देश इस उम्मीद में है कि आपने विधानसभा का विशेष सत्र इसलिए बुलाया होगा क्योंकि आप उसका जवाब देंगे, और केजरीवाल से उम्मीद की जाती है, केजरीवाल साहब ने जो राजनीति की है साफ सुथरी ईमानदार राजनीति करने का दावा करते रहे, इसलिए उम्मीद थी कि आप अपना बयान देंगे, अपना जवाब देंगे। आपने वो जवाब नहीं दिया, आपने लोकतंत्र की एक जो मजबूत संस्था है उसको सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, जबकि वो आपको बुला रही है। हमारे साथ बग्गा साहब भी हैं। बग्गा साहब, ये बताइए, सौरभ भारद्वाज ने सीधे सीधे बीजेपी को बोला और ये कहा कि गुजरात चुनाव में हमको 3 घंटे के लिए आप मौका दे दीजिए, हम एक भी बूथ पर आप नहीं जीतेंगे। इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और ये जो हुआ है ये क्या है? देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू कांट कन्विंस द पीपल, कंफ्यूज द पीपल। आज जब अरविंद केजरीवाल जी ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था तो दिल्ली की जनता ने और देश की जनता ने सोचा था, जो अरविंद केजरीवाल जी 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ एक आंदोलन के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीति में उतरे थे, वो अरविंद केजरीवाल 2 करोड़ रुपए के घोटाले का जवाब देंगे। वो अरविंद केजरीवाल दुनिया को बताएंगे, देश को बताएंगे
कि वो 2 करोड़ रुपए कहां से आया, वो पैसा हवाला का है, वो पैसा आतंकवाद का है, वो पैसा किसी घोटाले का है या किसी फर्जीवाड़े का है, सारा देश इंतजार कर रहा था। वो तो आपसे पूछ रहे हैं, आप लोगों ने ईवीएम में कोडिंग कहां से कर रहे हैं? लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, उसके बदले एक खिलौना लेके आ जाए ताकि वो भ्रष्टाचार के उस मुद्दे को डाइवर्ट कर दे। भारतीय जनता पार्टी आज आपके चैनल के सामने पूरे देश को कहना चाहती है, ये जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल जी पे लगे हैं और 2 दिन से वो पूरे देश से भाग रहे हैं, ये वही अरविंद केजरीवाल जी है जब किसी भी नेता पर आरोप लगाते थे तो वो कहते थे कि आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि जब तक आप पर आरोप है, मतलब आप ये कह रहे हैं ये मुद्दा भटकाने की कोशिश है। डॉक्टर पीएम त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हैं। त्रिपाठी जी, ये जो संविधान के लिहाज से अगर देखें, विधानसभा के अंदर इस तरीके का डेमो देना, क्या इसकी इजाजत है और इसके क्या नफा नुकसान हो सकते हैं सौरभ भारद्वाज के लिए? और बना लीजिए। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये विधानसभा के भीतर उसके सदस्यों को कुछ भी कहने, बोलने और करने का अधिकार है। उसमें क्या वो कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। विधानसभा एक संप्रभु संस्था होती है, कहते हैं उस पर कोई रोक टोक नहीं है। विधानसभा एक संप्रभु संस्था होती है, और लेकिन इसीलिए ये सोच करके उन्होंने विधानसभा में किया है ताकि कोई दंडात्मक कार्रवाई उनके विरुद्ध न की जा सके। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ईवीएम इलेक्शन कमीशन की प्रॉपर्टी होती है, उसकी संपत्ति होती है, और जो राज्य सरकार के कोषागारों में सुरक्षित रखी जाती है जब चुनाव नहीं हो रहे होते। यानी कि वह सार्वजनिक संपत्ति है, सरकार की संपत्ति है, और आयोग के अधिकार क्षेत्र में ही उसका प्रयोग होता है। वो बाजार में या किसी अन्य निजी तौर पर उपलब्ध नहीं है, जिसको कोई भी विधायक कहीं से भी ले ले और उसके बाद उसका उपयोग करे या दुरुपयोग करे या कोई प्रयोग करे। अपने आप में वह एक दंडनीय अपराध है, और इसलिए आपने ईवीएम को बिना आयोग की अनुमति के इस्तेमाल किया। अगर वो सही है ईवीएम मशीन, तो कहां से उसको लिया, किस प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा आपने उस मशीन को हासिल किया, और उसके बाद फिर आपने वो टेम्पर प्रूफ है या नहीं है, उसका दुरुपयोग हो सकता है या नहीं है, इसका प्रदर्शन विधानसभा में किया, ताकि विधानसभा में की गई आंतरिक कार्रवाई पर कोई भी बाहरी संस्था यानी बहुत सोच समझ के विधानसभा के अंदर हुआ ताकि कोई आप पर दंडात्मक कार्रवाई ना हो सके। करना था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहिए। सही बात है। और जैसे राणा जी कह रहे थे कि चुनाव आयोग ने खुद ही बुला रखा है कुछ दिन बाद, तो उतने दिन तो आप रुक ही सकते थे, कोई इलेक्शन तो बीच में था नहीं। पवन दुग्गल साहब, एक बात बताइए सामान्य दर्शक के लिए कि मेरे पास एक फोन है, आपके पास एक फोन होगा, किसी के पास एप्पल का फोन होगा, किसी के पास एंड्रॉइड फोन होगा। क्या फोन पर निर्भर करता है कि उसमें टैंपरिंग हो सकती है या नहीं? और क्या इसको इस लिहाज से समझे कि ईवीएम पर भी निर्भर करता है कि जो ईवीएम लाए हैं सौरभ भारद्वाज, वो वैसा ही ईवीएम है या नहीं जो इलेक्शन कमीशन यूज करता है, और तब यह तय किया जा सकता है कि टैंपरिंग सही थी या नहीं? देखिए, टेक्निकली देखा जाए तो टैंपरिंग हर डिवाइस की हो सकती है, चाहे आपको मोबाइल एंड्रॉयड हो चाहे आपको मोबाइल आईफोन हो, टैंपर तो किया जा सकता है, एक्सेस या हैक किया जा सकता है। सिमिलरली किसी प्रकार का भी ईवीएम हो, चाहे वो एक कंपनी का हो या दूसरी कंपनी का हो, उसके अंदर अगर आप दखलंदाज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन 90 सेकंड्स में या 2 मिनट में कर पाए। सर, दखलंदाजी की जो प्रक्रिया है उसमें मुश्किल और आसानी तो हो सकती है। जैसे आईओएस के लिए कहते हैं सर कि आईओएस में हैक करना मुश्किल होता है और एंड्रॉइड के लिए थोड़ा आसान हो जाता है, तो वैसे ही ईवीएम पे ये फर्क हो सकता है क्या मदरबोर्ड के स्ट्रक्चर पर? जी, लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि देखिए, अगर आपका ये कहना है कि पूरी कंट्री में जहां जहां राज्यों में इलेक्शन हो रहा है एकदम सारे ईवीएम पर एकदम ही अटैक हुआ, तो ये इस बात को सोचना थोड़ा बहुत मुमकिन नहीं लगता। ये बात सही है कि भारत के बाहर जितने स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो भारत के चुनावी प्रकरण पर बहुत कड़ी नजर रखे हुए हैं, और जिस तरह अगर रशिया अमेरिका के रिजल्ट्स को प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है, ये पूरी तरीके से संभव है कि भारतीय चुनावों को भी टारगेट किया जाए, लेकिन इतने बड़े तादाद पर, इतने बड़े स्केल पर साइमल्टेनियसली टारगेट किया जाए, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। तो अभी हम थोड़ा इंतजार कर रहे हैं सर कि सौरभ भारद्वाज विधानसभा से बाहर निकले तो हम ये समझें कि पहले तो वो ये ईवीएम लाए कहां से थे और ये टैंपरिंग की प्रक्रिया हुई कैसे, और क्या ये और आगे जा सकती है, इस पर भी हम बात करेंगे। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही था, जवाब तो देना होगा।